हेलो दोस्तों, हम देखते हैं वेल डरकर टाई से कहता है, बिल्कुल नहीं। ओए बच्ची, क्या तुम पागल हो गई हो? चाहे मर्सिनरीज हर तरह का काम बिना नखरे के करता हो, लेकिन कौन सा 4 साल का बच्चा ऐसा करता है? और पीछे तो बेस्टो अपना सिर ही पकड़ लेता है और उससे कहता है, ये इसीलिए है क्योंकि वो लोग पहले ही बहुत ज्यादा वायलेंस अपने लाइफ में देख चुके हैं। तभी टाई वहाँ से भागते हुए कहती है, लेकिन टाई को अपनी नई वाली शक्ति टेस्ट करनी है। अभी ही देखना होगा कि ये ठीक से काम करता है या नहीं। और उसे यूँ भागता देख वेल तो अंदर तक कांप जाता है। तभी वो टाइटली टाई को पकड़ लेता है और उससे समझा कर कहता है, हे शॉर्टी, तुम्हें क्या हो गया? चाहे तुम कितने भी शरारती थे, तुम दिल के बहुत अच्छे बच्चे थे, ये अचानक से क्या हो गया तुम्हें? तुम ऐसा क्यों एक्ट कर रही हो? तभी टाई चिल्ला कर बोली, हे मैंने कहा मुझे जाने दो। वेल भी चिल्ला कर कहता है, मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें किसी इंसान को मारते हुए नहीं देख सकता। और ये मारने की बात सुनकर टाई को बहुत बुरा सदमा लगता है। वो कांपते हुए वेल से कहती है, क्या कहा? टाई किसी को मारने जा रही है? टाई की बात सुनकर वो तीनों कुछ भी प्रोसेस नहीं कर पाते और वो लोग बोलते हैं, तो क्या तुम ऐसा नहीं कर रही थी? तभी टाई ने सब कुछ उन्हें एक्सप्लेन कर दिया था। वो सब सुनकर वेल बोलता है, तो तुम कह रही हो कि कल जिस माना स्टोन को हमने डिस्ट्रॉय किया था वो असल में एक स्पिरिट है और उसने तुम्हें आकर शुक्रिया अदा किया और जाते जाते उसने तुम्हें एक ब्रेसलेट भी दिया जिसका नाम है सैंक्टिटी ऑफ ऑब्लिवियन, जो किसी इंसान की यादें अपनी मर्जी के मुताबिक मिटा सकता है। फिर टाई एक्सप्लेन करते हुए कहती है, हाँ एग्जैक्टली ऐसा ही है। उसके बहुत लंबे लंबे बाल थे। वो एक चमकीले आँखों वाली प्रिंसेस स्पिरिट थी। उन्होंने बताया था कि उनका नाम सेराडिन है। वेल थोड़ा चिंता करते हुए कहता है, सेराडिन, ये तो वही नाम है ना जिसके बारे में ग्रैंडपा नॉर्डिक्स ने हमें पहले बताया था। तभी बेस्टो भी कहता है, उन्होंने जरूर कहा था कि पर्ल सिटी को जो डिवाइन प्रोटेक्शन मिलती है वो सेराडिन नाम का एक देवी का ही वरदान है। तभी ग्रैंडपा नॉर्डिक्स कहते हैं, बिल्कुल सही, सेराडिन पर्ल सिटी की स्थानीय देवी है जिसकी यहाँ पूजा की जाती है। तभी वेल एस्टी से कहता है, क्या तुम्हें पक्का पता है कि वो देवी सेराडिन माना स्टोन बन गई थी और तुमने उसे बाहर निकाला? टाई अपना हाथ बढ़ाते हुए कहती है, हाँ देखो, ये सैंक्टिटी ऑफ ऑब्लिवियन उन्होंने मुझे ही दिया है। वेल उससे कहता है, वाह, पहले मरे हुए लोगों की आत्माएं और अभी ये एलिमेंटल स्पिरिट से भी बात करती है। तभी बेस्टो नॉर्डिक्स की तरफ मुड़कर कहता है, ग्रैंडपा, मुझे लगता है ये चीज। तभी नॉर्डिक्स टोकते हुए उससे कहता है, लगता है टाई ने एक आर्टिफैक्ट ढूंढ निकाला है। टाई शॉक होकर बोली, क्या एक आर्टिफैक्ट? वो क्या होता है? तभी ग्रैंडपा एक्सप्लेन करते हैं, बहुत रेयरली ऐसा होता है कि एक माना स्टोन को खत्म करने के बाद मॉन्स्टर्स के कोर की जगह हमें कोई और चीज मिलती है, उसे हम आर्टिफैक्ट कहते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि दुनिया में कोई भी मर्सिनरी ग्रुप किसी आर्टिफैक्ट को अपने पास नहीं रख सकता। ये बात सुनकर टाई अपना छोटा सा हाथ आगे बढ़ाकर कहती है, लेकिन टाई के पास तो ये ऑलरेडी है। तभी वेल उसे समझाकर कहता है, उनका मतलब ये है कि हायर अप्स वाले लोग उसे तुमसे छीन लेंगे। टाई कहती है, लेकिन ये तो टाई को प्रिंसेस ने गिफ्ट किया है। फिर वेल वेस्टो से कहता है, होली नाइट्स को भी अगर आर्टिफैक्ट मिलता है तो चर्च उसे अपने कब्जे में ले लेते हैं। जिसके जवाब में बेस्टो कहता है, सुना है वो लोग सारे आर्टिफैक्ट जमा कर लेते हैं। हिस्ट्री में सिर्फ एक ही मर्सिनरी ग्रुप को आर्टिफैक्ट मिला था और वो था फर्स्ट रैंकिंग रखने वाला ट्रेवेगा। लेकिन कहा गया था कि उन्होंने अपनी मर्जी से उस आर्टिफैक्ट को चर्च को वापस कर दिया था। हालांकि लोगों को यकीन है कि वो बिल्कुल भी अपनी मर्जी से नहीं था। तभी बेस्टो सोचने लगा, देखा जाए तो पता नहीं चर्च ने उनके ऊपर कितना प्रेशर डाला होगा, जबकि खुद ट्रेवेगा जैसे लोग जो अपने एक्सट्रीम एरोगेंस के लिए जाने जाते हैं उनको भी हायर अप्स की बात माननी पड़ी। फिर वेल कहता है, तो जाहिर सी बात है वो शॉर्टी का ब्रेसलेट भी जरूर से लेने की कोशिश करेंगे। और वेल की बात सुनकर टाई अपना हाथ छुपाकर कहती है, क्या कहा? ऐसा नहीं होने दे सकते, मुझे इस ब्रेसलेट की मदद से गवर्नर के बेटों की यादें मिटानी होगी। जिसके जवाब में वेल उससे कहता है, सही कहा, हम ऐसा नहीं होने दे सकते। फिलहाल सिर्फ एगवर्ट के लोग ही इस बात को जानते हैं। बच्ची, तो ये हमारे बीच एक सीक्रेट रहेगा। वो दोनों लड़के रॉल और एंजो वो एगवर्ट में शामिल होने के लिए हमारे पास आए थे। वेल की बात सुनकर टाई शॉक होकर कहती है, क्या सच में? जिसके जवाब में वेल कहता है, हाँ, तो फिलहाल हम उन दोनों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। उन्हें तुम्हारी असली पहचान पता हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर कभी लगे कि वो हमारा मर्सिनरी ग्रुप छोड़ के जाने वाले हैं या हमें धोखा देते हैं तो तुम उनके तुम्हारे बारे में सारी यादें मिटा देना। इस तरीके से हमारा मर्सिनरी ग्रुप भी बड़ा हो जाएगा। इस तरह तुम्हारी पहचान लीक होने की भी कोई चिंता नहीं रहेगी। तो कैसा लगा मेरा प्लान? क्या ये एक अच्छा प्लान नहीं है? जिसके जवाब में बेस्टो कहता है, मुझे तो ये काफी अच्छा आइडिया लगा। फिर टाई वेल को टोक कर कहती है, लेकिन अगर वो दोनों चुपके से भाग गए तो? टाई की बात सुनकर वेल लंबी सांस लेकर कहता है, सुनो बच्ची, मैं एडमिट करता हूँ कि तुम्हारे स्केलेटन दोस्त या बोन फ्रेंड्स जो भी है उन्होंने अब तक सब बड़े काम किए हैं और हमने अभी तक ज्यादा कुछ नहीं किया। लेकिन क्या तुम्हें सच में लगता है कि कुछ रैंडम लोग चुपके से भाग जाएंगे
और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तभी बेस्टो भी हामी भरते हुए कहता है, जो भी बिना बताए भागेगा हम एक एक को पकड़ के तुम्हारे सामने घसीट लाएंगे। फिर वेल कहता है, इसीलिए फिक्र मत करो समझी, तुम हम पर भरोसा कर सकती हो। उनकी बात सुनकर हमारी टाई खुश होकर कहती है, ठीक है बड़े भैया। इसके बाद हम फिर से उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस के रिसेप्शन रूम में देखते हैं और उन्होंने इस बार टाई को भी अपने साथ लाया था। तभी एंजो सिंसियरली कहता है, मैं समझ गया, तो लेडी एसटी ने बहुत छोटी उम्र में माना अवेकन किया और डार्क एट्रीब्यूट की मेज बन गई। फिर रॉल कहता है, फैमिली की सिचुएशन को देखते हुए अगर लोगों का ध्यान यंग लीडर पर गया तो उन्हें नुकसान पहुंचाने वाले लोग सामने आ सकते हैं। तो आप क्वीन ऑफ डेथ बनकर एक्टिंग कर रही थी, एक सन की आदमी जो 4 साल के बच्चे का भेष ले रखा है, यही बात है ना। फिर वो दोनों भाई टाई के क्यूटनेस से मिसमराइज होकर मन में कहते हैं, अभी सच जानने के बाद ये बच्ची तो हद से ज्यादा क्यूट लग रही है। तभी रॉल कंटिन्यू करते हुए कहता है, तो हमें एक्सेप्ट करने के बदले हमारी यादों पे कंडीशनल मैजिक लगा दिया जाएगा ताकि लीडर की असली पहचान कभी सामने न आए। वेल उनकी बातें सुनकर मन में कहता है, अभी थोड़ी देर पहले ही टाई ने बेस्टो पर भी सेंसिटिव ऑफ ऑब्लिवियन का इस्तेमाल करके दिखाया था कि ये कैसे काम करता है। इस ब्रेसलेट को टाई के अलावा और कोई इस्तेमाल ही नहीं कर सकता। यादें मिटाने से पहले ये मैजिक कब एक्टिवेट होगा ये भी डिसाइड किया जा सकता है। और ये सब सोच के वेल को ठंडे पसीने आने लगते हैं और वो मन में कहता है, इतनी स्पेसिफिक मेमोरी भी मिटाई जा सकती है, यह आर्टिफैक्ट वाकई जबरदस्त है। अब समझ आ रहा है कि चर्च इसे हासिल करने के लिए इतना पागल क्यों बना हुआ था। तभी बेस्टो उनसे कहता है, हमारी तरफ से ज्वाइन करने की बस यही एक शर्त है, क्या आप लोग इससे सहमत हो। फिर वेल उन्हें डरा कर कहता है, हमने तुम्हारी जान इसीलिए नहीं बचाई थी कि तुम्हें डरा सके, इसलिए अपना फैसला लेने से पहले एक बार फिर से सोच लो। वेल को पागलों जैसा बिहेव करता देख टाई घबरा कर सोची, ब्रदर वेल आप बिल्कुल बुरे लोगों की तरह साउंड कर रहे हो। तभी रॉल उनसे कहता है, हाँ बिल्कुल हम समझ गए, तो प्लीज हम पर वो मैजिक कास्ट कर दीजिए। फिर वेल बोलता है, चलो शॉर्टी जाकर अपना काम कर दो। फिर वो आगे बढ़ते हुए अपने छोटे छोटे हाथ रॉल के हाथों में रख देती है और आंखें बंद करते हुए मन में कहती है, गवर्नर के बेटो टाई इसके लिए बहुत सॉरी है, टाई को माफ कर देना। और तभी टाई की सेंटिटी ऑफ ऑब्लिवियन की मैजिक नजर आती है और उसके आसपास उसका ऑरा छा जाता है। तभी वो रियलाइज करते हुए कहती है, ये तो गवर्नर के बेटे की यादें हैं और ये उनकी टाई से जुड़ी हुई यादें हैं। क्या मुझे अभी इस पर एक कंडीशन सेट करना चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे वेल और अंकल बेस्टो ने पहले कहा था, जब भी वो टाई से नफरत करेंगे या फिर एगोवर्ट छोड़ देंगे तब वो टाई के पहचान से जुड़ी हुई सारी यादें भूल जाएंगे। और फाइनली टाई ने उस पर कंडीशनल मैजिक सेट कर दिया। तभी टाई अपना हाथ हटाते हुए कहती है, हो गया। तभी रॉल खुश होकर कहता है, सच कहूँ तो मैंने जैसा उम्मीद किया था वैसा तो मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। उसके बाद एंजो भी कहता है, प्लीज कमांडर मेरे ऊपर भी ये कर दीजिए, जिससे टाई भी एग्री करती है। तभी वो एंजो पर भी वो मैजिक कास्ट करने लग जाती है। उसके बाद वेल कहता है, शॉर्टी क्या तुम मेरे ऊपर भी ये मैजिक कास्ट करोगी, जो अचानक से सुनकर टाई हैरान हो जाती है। वेल स्माइल करते हुए कहता है, मैं तो कभी भी एगोवर्ट छोड़ के नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर तुम इस बारे में परेशान हो तो तुम बेझिझक होकर मेरे ऊपर भी ये स्पेल कास्ट कर सकती हो। फिर बेस्टो भी अपना हाथ बढ़ाकर कहता है, टाई तुम मेरे ऊपर भी ये स्पेल कास्ट कर सकती हो, वैसे भी मुझे लगता है कि इस मैजिक के एक्टिवेट होने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तभी टाई उनकी बात सुनकर इमोशनल होकर मन में कहती है, मिस्टर बेस्टो ब्रदर वेल वो लोग सच में टाई को एक लाइफ लॉन्ग कंपेनियन कंसीडर करते हैं। फिर वो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उन्हें कहती है, हाँ हम सब ब्रदरहुड की कसम खा रहे हैं। फिर अचानक से वो ये नोटिस करती है कि ग्रैंडपा नॉर्डिक्स वहाँ नहीं है। फिर वो उनके बारे में सोचने लगी कि आखिर ग्रैंडपा नॉर्डिक्स नजर क्यों नहीं आ रहे, अभी कुछ देर पहले तो वो हमारे साथ ही थे। तभी वो सीन वहीं पर कट हो जाता है और हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर कोई एसटी को बुलाता है। तो जब टाई पीछे मुड़कर देखती है तो वो ग्रैंडपा नॉर्डिक्स थे। टाई उनके पास जाते हुए कहती है, ग्रैंडपा नॉर्डिक्स आप कहाँ चले गए थे, टाई आपको ढूंढ रही थी। ग्रैंडपा नॉर्डिक्स टाई को कहते हैं, एसटी मैं काफी देर से इस बारे में सोच रहा था, मुझे लगता है तुम्हारी असली पहचान एडमिनिस्ट्रेटर यानी मैरियना को बता देना चाहिए। जो सुनकर टाई कंफ्यूज होकर कहती है, एडमिनिस्ट्रेटर को, पर क्यों? जिसके जवाब में ग्रैंडपा कहते हैं, तुम्हारी ताकत इतनी ज्यादा है कि उसे हमेशा के लिए छुपा कर रखना मुमकिन नहीं होगा। अगर चर्च को पता चल गया कि तुम्हारे पास एक एंशिएंट आर्टिफैक्ट है तो वो तुम्हारी असली पहचान भी जरूर पता लगाने की कोशिश करेंगे। जो सब सुनकर टाई थोड़ा चौंक जाती है। वो कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, और अगर चर्च और इंपीरियल फैमिली दोनों का ध्यान तुम पर शिफ्ट हो गया तो तुम्हारे लिए सिर्फ अपनी ताकत के भरोसे खुद को बचाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। टाई थोड़ा हेजिटेट करते हुए कहती है, टाई को कुछ समझ नहीं आ रहा कि ग्रैंडपा क्या कह रहे हैं।
फिर ग्रैंडपा नॉर्डिक्स उसे समझाकर बोलते हैं, टाई चलो इसे तुम्हारे उन पपेटमोन के एग्जाम्पल से समझते हैं जो तुमने मुझे पहले बताया था। तुमने कहा था ना कि जो जितना ज्यादा ताकतवर पपेटमोन को पकड़ेगा वो लोग उतने ही ताकतवर बन जाएंगे। जिसके जवाब में टाई एक्साइटेड होकर कहती है, बिल्कुल ऐसा ही है, और अगर लेजेंडरी पपेटमोन मिल जाए तो वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। जो सुनकर ओल्डमैन कहते हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर लोगों को पता चल गया कि तुम एक लेजेंडरी पपेटमोन हो तो लोग तुम्हें ही उस लेजेंडरी पपेटमोन की तरह इस्तेमाल करना चाहेंगे। जो सुनकर तो हमारी टाई दंग रह जाती है और मन में सोचने लगी, क्या कहा, बिल्कुल टीम एक्स की तरह। फिर वो ओल्डमैन को डर डर कर बोलने लगी, लेकिन टाई तो कोई पपेटमोन नहीं है ना? कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को पपेटमोन की तरह भला कैसे पकड़ सकता है? जिसके जवाब में ग्रैंडपा उसे समझाते हैं कि टाई, इस दुनिया में किसी इंसान को कठपुतली की तरह इस्तेमाल करने के बहुत तरीके होते हैं। वो तुम्हारे अपनों को होस्टेज बना सकते हैं और तुम्हें धमका सकते हैं, या हिप्नोसिस का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर ड्रग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। वो लोग कुछ भी करके तुम्हारे दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर किसी ने तुम्हारे साथ ऐसा किया तो क्या तुम अकेली उन सब का सामना कर पाओगी? जिसके जवाब में टाई उन्हें कहती है, नहीं, टाई ऐसा कैसे करेगी? जो सुनकर ओल्डमैन कहते हैं, इसीलिए हमें मार्कस फैमिली की मदद की जरूरत है। उसके बाद हम एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरो ऑफिस का सीन देखते हैं, जहाँ पर मैरियन ने टाई का वहाँ बहुत खुशी से स्वागत करते हुए कहती है, एगावर्ट के कैप्टन, आपने कहा था कि आपको मुझसे कोई जरूरी बात करनी है। तभी वो लोग सारी बात मैरियन को अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। तभी मैरियन ने टाई को देखकर कहती है, तो आपने एगावर्ट के सारे मेंबर्स पर एक कंडीशनल मैजिक का इस्तेमाल किया है, और जब तक आप अपने फादर को नहीं ढूंढ लेती और हालात शांत नहीं हो जाते तब तक आप अपनी पहचान छुपाए रखेंगे, यही बात है ना? जिसके जवाब में टाई हामी भरती है। तभी मैरियन ने टाई के पास आकर उसका हाथ थामते हुए उससे बोलती है, ठीक है, मैं सब कुछ समझ गई हूँ, मैं हर मुमकिन तरीके से आपकी मदद करूँगी कैप्टन। जिसके जवाब में टाई बोलती है, क्या सच में आप मेरी मदद करेंगे? जिसके जवाब में मैरियन ने कहती है, ऑफ कोर्स, लेकिन ये सब पर्दे के पीछे रहकर करना बेहतर होगा ताकि किसी का इस पर ध्यान न जाए, क्योंकि मेरे रॉल और एंजो ने आपको अपना कैप्टन चुना है, तो इसीलिए हम लोग भी अब एक ही कश्ती में हैं। अब से मैं भी आपको मेरे अपने बच्चे की तरह ही मानूंगी कैप्टन। ये कहकर वो टाई को अपने गले लगा लेती है, जिससे टाई थोड़ा शॉक हो जाती है। तभी टाई पिछले दिनों को याद करने लगी, जब पड़ोस वाली दादी ने उससे कहा था कि टाई तो वैसे भी हमारी फैमिली का हिस्सा है। जिसके जवाब में पड़ोस वाली आंटी स्माइल करते हुए कहती है, अरे बिल्कुल, टाई तो मेरी बेटी जैसी है, मेरी प्यारी बेटी। टाई मैरियन के मुँह से फैमिली के बारे में सुनते ही बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। फिर मैरियन उसे हौसला देते हुए कहती है, टाई तुम बहुत अच्छा कर रही हो, आगे भी सब ठीक रहेगा, तुमने अभी तक बहुत कुछ सहा है ना? टाई रोकर मैरियन को कहती है कि हाँ, टाई पर्ल सिटी तक पूरा पैदल चल कर आई थी, इसीलिए मुझे बहुत भूख लगी थी और मेरे पैर भी बहुत ज्यादा दर्द कर रहे थे। और सच कहूँ तो जब हम समंदर में मॉन्स्टर से लड़ रहे थे तब टाई को थोड़ा डर भी लग रहा था। मैरियन उसकी सारी शिकायतें अच्छे से सुन रही थी और उसे हौसला देकर कहती है, एक दिन मुझे उन बच्चों को दोबारा बैटलफील्ड में भेजना ही पड़ेगा। मैंने खुद को इसके लिए तैयार कर लिया था, पर फिर भी मेरे दिल में कहीं न कहीं डर बैठा था। इसीलिए ये सोचकर ही मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है कि वो दोनों आपके साथ एगावर्ट में रह सकते हैं। टाई अपने आंखों से आंसू पोंछते हुए मैरियन को एंश्योर करते हुए कहती है, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, टाई बिग ब्रदर रॉल और बिग ब्रदर एंजो का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी। जिसके जवाब में मैरियन स्माइल करते हुए उससे कहती है, शुक्रिया आपका क्वीन ऑफ डेथ। उसके बाद वो फिर से अपने कमरे में वापस आ गई थी। टाई लेटे लेटे सोचने लगी, जैसा कि ग्रैंडपा ने कहा था, एडमिनिस्ट्रेटर को बताना सच में काफी अच्छा फैसला था। मैं और भी स्ट्रॉन्ग बनना चाहती हूँ। कितना अच्छा होता ना अगर इस दुनिया में माना स्टोन होते ही नहीं तो। अगर ऐसा होता तो मिस्टर बेस्टो और एडमिनिस्ट्रेटर को इतनी तकलीफ नहीं झेलनी पड़ती। और ये सब सोचते सोचते हमारी टाई सो जाती है और ऐसे ही रात बीत जाती है। फिर हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर टाई एक्साइटेड होकर कुछ देख रही थी और उसके पीछे एगावर्ट के सारे मेंबर्स थे। फिर वो एक कैरेज को देखते हैं। हमारी टाई उस बग्गी को देखकर कहती है, क्या ये सच में टाई के लिए है? जिसके जवाब में गवर्नर कहती है, ऑफ कोर्स ये आपके लिए है। पर्ल सिटी के लिए कैप्टन ने जो कुछ किया है ये सब उसके सामने तो कुछ भी नहीं। उसका एहसान चुकाने में अभी बहुत वक्त लगेगा। तभी वेल वहाँ उस तरफ जाकर कहता है, हे बच्ची, वो मेरी सीट है, समझी? जिसके जवाब में टाई कहती है, जो पहले पकड़ेगा वो उसका हो जाएगा। उनकी छोटी मोटी नोकझोंक पीछे से वर्वल फैमिली भी खुश होकर देख रही थी। फिर मैरियन रॉल और एंजो से पूछती है, तुम लोग पॉपुलस आर्मरेट डिस्ट्रिक्ट जा रहे हो ना? जिसके जवाब में रॉल कहता है, हाँ हम वहाँ जा रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक नई कस्टम मेड स्वर्ड बनवा लूंगा। मैरियन कहती है, क्या कहा? एक स्वर्ड? ऐसी बात है तो थोड़ी देर यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। उसे ऐसे जाता देख वो दोनों ठीक से कुछ
समझ नहीं पाते। तभी मैरियन दौड़कर वहाँ एक स्वॉर्ड लेके आती है। वो कहती है इस तलवार की ब्लेड की धार काफी डल हो गई है, शायद पिछली बैटल में इसकी कंडीशन ऐसी हो गई थी। मैरियन उस स्वॉर्ड को रॉल को देकर कहती है इसे ठीक करवा लेना और हमेशा इसे अपने साथ रखना। तुम भी अपने पापा की तरह लेफ्ट हैंडेड हो, है ना? तुम्हारे पापा भी नहीं चाहेंगे कि उनकी व्हील को आगे बढ़ाने वाली ये स्वॉर्ड बस किसी डिस्प्ले केस में सजा कर रख दिया जाए। और यहाँ हमें उनके पीछे एक इमोशनल सीन देखने को मिलता है। रॉल उस स्वॉर्ड को लेकर कहता है जी मॉम, हम जल्दी लौटेंगे। उसके बाद वो लोग पॉपुलसा डिस्ट्रिक्ट के लिए निकल जाते हैं और जाते हुए टाई मैरियन को वेव करते हुए कहती है मैजिस्ट्रेट, टाई फिर से आपसे मिलने आएगी। और मैरियन भी उसे स्माइल करते हुए बाय कहती है। फिर हम मैरियन को एक लेटर लिखते हुए देखते हैं। उस लेटर के कंटेंट में मैरियन लिखती है मुझे किसी के बारे में पता लगाना है। मैं एक होली नाइट को ढूंढ रही हूँ, चाहे वो अभी मशहूर हो या पहले कभी पॉपुलर रहा हो या जिसने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया हो। उस पर्सन के काले बाल है और उसकी आंखों का कलर ग्रीन और ब्राउन का कॉम्बिनेशन है। वो काफी सीरियस टाइप का है और बहुत कम बोलता है। उसका नाम भी काफी यूनिक है, इसलिए मुझे लगता है कि आप उसे जल्दी ढूंढ लेंगे। इधर हम टेसिटन को देखते हैं जो मॉन्स्टर्स को बेरहमी से मार रहा था और विक्टर टेसिटन को ऐसे देखकर कहता है आज कैप्टन का मूड बहुत अच्छा लग रहा है, लगता है वो काफी पीक कंडीशन में है। साइड में लिविया भी कहती है एक केक को चींटियों की तरह मसल डालो। मैरियन अपने लेटर में आगे लिखती है प्लीज इस पर्सन के बारे में जल्द से जल्द पता लगाइए, क्या इंपीरियल कैपिटल में कोई किम योंग सो नाम का होली नाइट है? तभी हम देखते हैं वो लेटर वेवरिल मेंशन में पहुंच चुका था और हम मैरियन की मदर को देखते हैं जो कह रही थी क्या कहा मैरियन का एक लेटर आया है, पता नहीं उस बच्ची को क्या बात करनी है। फिर हम एगाबर्ट के बग्गी को देखते हैं जो कि पॉपुलसा डिस्ट्रिक्ट की तरफ आगे बढ़ रही थी, जहाँ पर टाई ने रॉल और एंजो को अपने पापा का नाम बता दिया था। तभी टाई की बात सुनकर एंजो थोड़ा कंफ्यूज होकर उससे कहता है क्या कहा किम योंग सो? पर इंपीरियल कैपिटल में मैंने कभी इस नाम के किसी होली नाइट के बारे में नहीं सुना। जो सुनकर हमारी टाई हैरान हो जाती है और तभी गैरेज में थोड़ी देर के लिए शांति छा जाती है और बेस्टो टाई को कुछ ना बोलता देख उसके बारे में फिक्र कर रहा था और साइड में वेल भी कुछ नहीं कह पाता। तभी हमारी टाई उनसे कहती है मैंने इस बारे में काफी सोचा पर मुझे लगता है कि डैड ने कभी भी टाई को अपना असली नाम बताया ही नहीं था। जो सुनकर गैरेज में खलबली मच जाती है और सब लोग शौक होकर कहते हैं क्या कहा, ये तुम क्या कह रही हो? फिर टाई उन्हें एक्सप्लेन करते हुए कहती है जब टाई किंडरगार्टन में थी एक बार हमारा ड्राइंग कंपटीशन हुआ था। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर टीचर सबको कह रही थी मेरे प्यारे काजू कतलियों क्या सबने अपनी ड्राइंग पूरी कर ली? तो चलो सब अपना नाम लिखने की प्रैक्टिस करते हैं। कल मैंने नोटबुक में जो सब लिखा था वो तुम सबने अपने मम्मी पापा को दिखाया था ना। अब तुम्हारे मम्मी पापा ने जो फैमिली नेम तुम्हारे लिए लिखा है उसे अपनी अपनी ड्राइंग पर एक एक करके लिखो। हम टाई को भी वहाँ पर देखते हैं जो उन्हें सुन रही थी। वो सबको अपने ड्राइंग के नीचे अपने अपने फैमिलीज के नाम को लिखता देख हैरान होकर सोचने लगी सबके कितने लंबे लंबे नाम है। टाई ने भी अपने पापा को अच्छे से ड्रॉ कर लिया था। फिर टीचर उसके पास आकर बोलती है देखे तो जरा कि हमारी टाई ने क्या लिखा है, क्या टाई ने अपने पापा का नाम लिखा है? टीचर की बात सुनकर टाई सोचने लगी लेकिन डैडी को तो हमेशा से मैं डैडी बुलाती थी और आसपास के सारे लोग उन्हें रूम नंबर 106 वाले बैचलर करके बुलाते थे। कल रात डैडी तब घर आए जब टाई सो रही थी, इसलिए मैं उन्हें इस बारे में पूछना भूल गई। फिर टाई सैड होकर टीचर से कहती है मुझे नहीं पता, हाँ मुझे पापा का नाम नहीं पता। तभी टीचर उसे सैड देखकर कहती है ओ नहीं कोई बात नहीं, चलो तुम्हारे टीचर के साथ मिलकर तुम्हारे डैड का नाम देखते हैं। टाई उनसे पूछती है क्या मेरे पापा का नाम किंडरगार्टन में है? जिसके जवाब में वो कहती है ऑफ कोर्स, जब तुम्हारा किंडरगार्टन में रजिस्टर किया गया था तब एक फॉर्म था जिसमें तुम्हारे डैड ने अपना नाम लिखा था। टीचर उसे वो पेपर दिखाकर कहती है तो फिर देखते हैं हमारी टाई पढ़ना जानती है ना, ये देखो यहाँ पे तुम्हारे डैड का नाम लिखा है। टाई उसे पढ़कर कहती है किम योंग सो। जो सुनकर वो टीचर कहती है बिल्कुल सही, तो टाई के डैड का नाम किम योंग सो है। टाई अपने डैड का नाम पहली बार सुनकर खुश होकर सोचने लगी किम योंग सो, तो डैड का नाम किम योंग सो है। फिर वो लोग वापस क्लासरूम में चले जाते हैं। तभी टाई प्रेजेंट टाइम में कहती है उस दिन काफी दिनों बाद पहली बार डैड जल्दी घर आए थे। टाई ने बहुत प्राउडली डैडी को बताया कि उसने उसका नाम लिखा है। टाई की डैड टाई की ड्राइंग देखकर कहता है मेरी प्रिंसेस, हाँ डैड का नाम किम योंग सो ही है। जिसके जवाब में टाई उनसे कहती है लेकिन देखिए डैड, टाई तो सिर्फ टाई है, पर क्योंकि डैड का नाम किम योंग सो है टीचर ने कहा कि मुझे इसे किमेस्ट्री लिखना चाहिए, इसलिए मैंने अपना सरनेम ऐसा लिखा। लेकिन इसके जवाब में टेसिटन थोड़ी देर के लिए बिल्कुल शांत हो जाता है और देखने से लग रहा था कि वो ज्यादा खुश नहीं था। वो कहता है हाँ फिलहाल इसे इसी तरह लिखते हैं कि मैस्टर तुम्हारा कोरिया वाला नाम है। और जो सुनकर टाई
टाई उनसे पूछती है तो क्या टाई का कोई और नाम भी है, जिसके जवाब में टेसिटन उससे कहता है जब तुम अपने होम टाउन वापस जाओगी तब तुम्हारा सरनेम अलग होगा। टेसिटन की बात सुनकर टाई शौक होकर कहती है तो क्या टाई किम नहीं बल्कि पार्क है। और टाई की बात सुनकर तो वो जोर जोर से हंसने लग जाता है और उसे प्यार करने लग जाता है और उससे कहता है ओ मेरी प्यारी प्रिंसेस, तुम बहुत प्यारी हो। चलो आज डैडी भी तुम्हारे साथ टैनी फैंग देखेंगे, तुम सबसे बेस्ट हो। टाई प्रेजेंट टाइम में उन्हें कहती है उस वक्त मुझे उस बात का मतलब बिल्कुल भी समझ नहीं आया था। काश मैंने तभी उनसे पूछ लिया होता, काश मैंने पूछा होता कि हमारे होम टाउन का सरनेम क्या है, तो शायद हमें इतना कुछ नहीं झेलना पड़ता। और टाई की बात सुनकर तो सब लोग सैड हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि रात हो चुकी थी और हमारी टाई बेस्टो की गोदी में सड़क कर सो जाती है। फिर वेल सबसे कहता है तो इस बच्चे के डैड की असली पहचान आखिर है क्या। एंजो भी कहता है मैं भी जानना चाहता हूँ, आखिर ये रिपब्लिक ऑफ कोरिया है क्या और वो कैसी जगह है। बेस्टो उसके जवाब में एंजो को कहता है शायद ये जगह कोई छोटी सी रियासत होगी जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है। वो अजीब सा बैग, अजीब सी लिखावट और बिल्कुल ही अलग तरह के कपड़े। फिलहाल सिर्फ एक बात पक्की है कि वो एक होली नाइट है। मुझे थोड़ी चिंता हो रही है कि हम उसे ढूंढ भी पाएंगे या नहीं। फिर वेल कहता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि उस बच्चे का डैड अपने मेमोरी से खो चुके हैं। फिलहाल हमें शक है कि उनकी यादें जिन कमीनों ने मिटाई है वो ल्यूमिनन फैमिली से ही है, खासकर वेलेंटिस ल्यूमिनन। इसीलिए हम इंपीरियल कैपिटल जाकर इस बारे में पता लगाने वाले हैं। तभी वेल की बात सुनकर एंजो उससे कहता है क्या आपका मतलब फैमिली हेड यानी वेलेंटिस ल्यूमिनन से है। फिर वो सोचने लगा लेकिन सारे होली नाइट्स उनकी इज्जत करते हैं क्योंकि हर टाइम बैटल फील्ड में उनका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है और उनके सारे बेटे भी बहुत ईमानदार होली नाइट्स हैं। बस उनके छोटे बेटे को छोड़कर किसी को उनके बारे में ठीक से पता नहीं है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उस फैमिली में होली पावर के बजाय एक मैजिक पावर वाला बच्चा पैदा हुआ। क्या वो इतना नीचे तक गिर सकते हैं। ये सोचकर वो वेल से पूछता है क्या आपको पक्का पता है कि उन्होंने कमांडर के फादर की यादों को मिटा दिया है। रॉल भी उसकी बातों से एग्री करते हुए कहता है इस स्टोरी में पक्का कुछ गड़बड़ लग रहा है, मुझे यकीन नहीं होता कि वेलेंटिस ल्यूमिनन इस हद तक जाएगा। जिसके जवाब में वेल उनसे कहता है किसी भी फैमिली के अंदर की सच्चाई तब तक नहीं पता चलती जब तक उसके अंदर झांक के ना देखा जाए, समझे। तभी बेस्टो ग्रैंडपा नॉर्डिक्स को बुलाकर कहता है ओल्ड मैन नॉर्डिक्स, मुझे लगता है कि दाईं तरफ एक झील है, चलिए थोड़ी देर रुककर पानी की बोतल भर लेते हैं। जो सुनकर ग्रैंडपा बग्गी रोकते हैं। फिर बेस्टो बोतल भरने के लिए बाहर निकल जाता है। तभी एंजो भी शर्मा कर कहता है अच्छा तो मुझे भी उनके साथ जाना चाहिए, एक्चुअली मुझे काफी देर से बाथरूम जाना था। तभी रॉल भी उसके पीछे ये कहकर जाने लगता है कि उसे भी बाहर जाना है। पीछे से वेल भी तिरछी नजरों से उनको देख रहा था। उसके बाद वो भी वहाँ से उठते हुए कहता है अच्छा तो मैं भी तुम लोगों के साथ चलता हूँ। वेल को अपने साथ जाता देख रॉल ब्लश करते हुए कहता है क्या कहा, पर कहाँ, अब कहाँ जाने वाली है। जिसके जवाब में वेल उसे अनबॉदर होकर कहता है हल्का होने के लिए। और कहा। तभी वेल की बात सुनकर रॉल ब्लश करते हुए कहता है क्या हल्का होने के लिए। वेल उसे पीछे से थपकी मारते हुए कहता है तुम बहुत बोलते हो, चुपचाप चलो, समझे। क्या तुम यही खड़े होकर हल्का होना चाहते हो। मीनवाइल बेस्टो और एंजो लेक की तरफ एक साथ वहाँ से चले जाते हैं। वेल उन लोगों को आसपास ना देखकर कहता है अरे नहीं, तुम्हारे देर करने की वजह से हम पीछे रह गए। इस तरफ रॉल शौक होकर ये सोचने लगा क्या मर्सिनरीज मर्द और औरत का फिक्र किए बिना साथ में ही वॉशरूम यूज करते हैं। तभी वो हेजिटेट करते हुए कहता है तो फिर हमें कम से कम ऐसी जगह पर चलना चाहिए जहाँ हम खुद को छुपा सके। ये झाड़ियाँ बहुत छोटी है और ये पेड़ भी बहुत पतले हैं। रॉल को इतना ऑकवर्ड एक्ट करता देख वेल उससे पूछता है हे तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, क्या तुम शर्मा रहे हो। अब तो वैसे भी हम एक दूसरे की हर चीज देखने ही वाले हैं, तो तुम इतना क्यों शर्मा रहे हो। मैं और बेस्टो तो पहले ही सब कुछ देख चुके हैं। इस काम में कभी कभी रास्ते के छोटे तालाब में ही जल्दी जल्दी में साथ साथ नहाना पड़ता है। और ये सब सोच के तो रॉल की सांसें ही अटक जाती है। वो चिल्लाकर कहता है क्या कहा, इससे आपका क्या मतलब है, क्या आप सब लोग साथ में नहाते भी हो। वेल उससे बेझिझक होकर कहता है और नहीं तो क्या, तो क्या हम एक दूसरे के नहाने का इंतजार करें। रॉल वेल की तरफ देखकर सोचने लगा लेकिन वो तो एक औरत है ना, क्या उन्हें ऐसी जिंदगी जीने में बिल्कुल भी डिस्कम्फर्ट महसूस नहीं होता। वेल उसे समझा कर कहता है मर्सिनरीज की जिंदगी में किसी आलीशान महल और हमेशा गर्म पानी की उम्मीद नहीं रख सकते यंग मास्टर। अरे ये जगह तो काफी अच्छी लग रही है। तभी रॉल अपने आप को संभालने के लिए खुद को थप्पड़ मारकर कहता है हाँ मैं कौन होता हूँ एक मर्सिनरी की जिंदगी पर सवाल उठाने वाला। अब हम सब एक ही मर्सिनरीज की मेंबर्स हैं और वो मेरी सीनियर और मेरी मेंटर है। फिर वो उससे कहता है मुझे माफ कीजिएगा, मैंने अभी बहुत ही मैच्योर एक्ट किया। तभी वेल हल्का होने के लिए अपने पैंट्स को खोलने लगता है जो एकदम से देखकर रॉल चिल्लाकर कहता है नहीं, एक मिनट रुक जाइए। फिर भी ये इतना अचानक से कुछ ठीक नहीं
लगता। तभी वेल अपना नल चालू कर देता है, जिससे शर्म के मारे रॉल अपनी आंखें ढक लेता है। पर रॉल को ऐसा करते देख वेल डिस्गस्टेड होकर उससे कहता है, नाइट ऑर्डर में होने के बावजूद तुम्हें बाथरूम एटिकेट तक नहीं पता? क्या तुम अपने सीनियर के चीज को भी इतनी इंटेंस नजरों से घूरते रहते थे? पर वेल को देखकर तो बेचारा सदमे में ही चला जाता है। फिर वेल गुस्से से वहाँ से जाते हुए कहता है, क्या पागल आदमी से पाला पड़ा है, कितना अजीब आदमी है। पर दोस्तों, रॉल अभी भी उस सदमे से उभर नहीं पाया था। तभी वहाँ पर एंजो और बेस्टो भी आ जाते हैं। फिर एंजो उसे इस हालत में देखकर कहता है, ब्रदर तुम अकेले यहाँ पर क्या कर रहे हो? ऐसे क्यों कर रहे हो? कुछ तो बोलो। एंजो शर्मिंदा होकर मन में कहता है, मुझे यकीन नहीं होता कि वो एक आदमी है। गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड या डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स।